नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम 1950 से लेकर 1990 के बीच के जो पीरियड था, यानी हमारा देश 200 साल की गुलामी से आजाद हो गया था और अब सरकार के ऊपर एक चिंता थी और एक चैलेंज था, यानी चुनौती थी कि कैसे अपनी इकोनॉमी को ज्यादा डेवलप किया जाए। क्योंकि हमारे रिश्ते सोवियत संघ से बहुत बढ़िया थे। सोवियत संघ के अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सारे डिसीजन जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं और जो सारा प्रोडक्शन लेवल होता है उसमें सारी कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। लेकिन इंडिया ने इस तरह की कोई नीति नहीं अपनाई। इंडिया ने दोनों को प्रेफरेंस दी, यानी सोशलिस्ट भी और कैपिटलिस्ट भी, क्योंकि यहां पे दोनों तरह के, यानी कुछ चीजें प्राइवेट के हाथ में थी और कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। अब इसके लिए एक चैलेंज ये था कि गवर्नमेंट ने क्या करा, एक इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कमीशन सेटअप किया गया। वो सेटअप 1950 के अंदर सेटअप किया गया जो ये देखेगा कि हमारे किस फील्ड के अंदर क्या क्या कमी है और उस कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके लिए 5 ईयर्स प्लान बनाए गए। उन 5 ईयर प्लान के अंदर कई ऑब्जेक्टिव रखे गए। इस प्लानिंग कमीशन के अंदर कई तरह के ऑब्जेक्टिव रखे गए जो हमारे चैलेंजिंग इशू थे। उन चैलेंजिंग इशू को हम कैसे 5 ईयर प्लान के द्वारा पूरा कर सकते हैं, जो कि हम इस आगे आने वाली वीडियो के अंदर पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए लेट्स शुरू करते हैं। अंग्रेजों द्वारा खराब की गई अर्थव्यवस्था को कैसे हमने डेवलप अर्थव्यवस्था के अंदर अपना कदम बढ़ाया। इंट्रोडक्शन। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 after about 200 years of British rule. After independence, the main task was nation building and improving the economic condition of the country. Leaders had to choose an economic system suitable for India. तो मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ 200 साल की गुलामी के अंदर। तो देश के साथ एक चैलेंज था कि कैसे अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया जाए और कौन सा सिस्टम सुटेबल है जो इंडिया के लिए फायदेमंद रहेगा और उसको आगे बढ़ाया जाए। वाई सोशलिज्म वार प्रेफर्ड, यानी हमने सोशलिज्म को क्यों प्रेफर किया। Leaders like Jawaharlal Nehru supported socialism. They wanted welfare all the people instead of benefit for only a few. But India did not adopt complete socialism like the former Soviet Union. कहीं ना कहीं मैंने बताया था कि सोवियत संघ से हमारे रिश्ते बढ़िया थे। जवाहरलाल नेहरू कहीं ना कहीं सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, बट जवाहरलाल नेहरू और सरकार ये नहीं चाहती थी कि कुछ प्रोडक्शन कुछ लोगों के हाथ में हो, इसलिए सरकार ने पूरी तरह से सोशलिज्म को सपोर्ट नहीं किया। Why not full socialism? In the Soviet Union, all means the production were owned by the government. There was no private property. India was a democratic country, so complete government ownership was not suitable. क्योंकि हमारी कंट्री जो डेमोक्रेसी थी, जनता के द्वारा चुनी गई थी, इसलिए सरकार नहीं चाहती थी कि सारे अधिकार उसके पास रहे, इसलिए कुछ प्राइवेट सेक्टर के लिए अधिकार भी रखे गए या फैक्चर प्रोडक्शन में उनका भी रोल होता था। मिक्स इकोनॉमी इंडिया। India adopted a mixed economy, which means both public sector and private sector exist together. Government control important industries, private businesses are also allowed. भारत सरकार ने मिक्स इकोनॉमी को प्रेफरेंस दिया ताकि दोनों सेक्टर्स को, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को आगे लाया जाए। जितनी भी जरूरी इंडस्ट्रीज थी या जरूरी सेक्टर्स थे वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखे और बाकी प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब हम मिक्स इकोनॉमी को चूज कर चुके थे तो एक इकोनॉमिक प्लानिंग हमें करना पड़ा। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब था कि जितने भी सेक्टर्स थे उनको कैसे इंप्रूव किया जाए, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या फिर हमारा जो फॉरेन ट्रेड वगैरह था, इस सेक्टर को कैसे इंप्रूव किया जाए, इसलिए एक इकोनॉमिक प्लानिंग बनाया गया। इकोनॉमिक प्लानिंग का जो सेटअप था वो 1950 को किया गया था और उस चेयरमैन जो होते हैं उसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यानी उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहीं ना कहीं लीड किया था। ये वर्ड्स में समझाते हैं आपको इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर डिसीजन बाय द अथॉरिटी on the basis of a comprehensive survey of the economy as a whole. Second point, it was necessary for the government to plan for the economy. Third point, the Industrial Policy Resolution 1948 assigned a leading role to the public sector. Fourth point, to make economic planning effective, the government of India set up Planning Commission in 1950 under the chairman of Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, इस प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1950 के अंदर इसको सेटअप किया गया और इस तरह का प्लान बनाया गया कि हमारे जितने भी सेक्टर हो उसको कैसे डेवलप और इंप्रूव किया जाए। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक 5 ईयर प्लान को भी सेटअप किया गया। हमारा 5 ईयर प्लान जो था आपको पता है अप्रैल 1950 के अंदर के पहला शुरू हुआ। तो इसके अंदर क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव रखे गए, आइए देखते हैं। प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लानिंग पीरियड एट 5 years इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोवियत यूनियन। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इनिशिएटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 1951। On the 1st January 2015, Planning Commission was replaced by Niti Aayog. Niti is equal to National Institution for Transforming of India. कि हमने एक प्लानिंग कमीशन बनाया 1 अप्रैल 1951 के अंदर, जो कि 2015 के अंदर उसका नाम चेंज कर दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया।
इसको प्रेफरेंस या इसको नाम बदलने को प्रेफरेंस नरेंद्र मोदी ने दिया। तो अब इसके अंदर 4 ऑब्जेक्टिव रखे गए। 4 ऑब्जेक्टिव का मतलब ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। इन 4 गोल को 5 ईयर प्लान के अंदर रखा गया कि जब 5 ईयर प्लान पूरे होंगे, लेकिन इन गोल को हम नहीं छोड़ेंगे, सरकार कोई सी भी हो इस गोल को साथ लेके चलेगी। तो आइए इन 4 गोल यानी इन जेम्स को, G फॉर ग्रोथ, E फॉर इक्विटी, M फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड S फॉर सेल्फ रिलायंस को कैसे इन जेम्स को हमने प्लानिंग के थ्रू अपने देश को इंप्रूव करने का तरीका अपनाया। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब जब ग्रोथ की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम अपनी कैपेसिटी प्रोडक्शन के वो इंक्रीज करते हैं। इक्विटी की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब जितने भी बेसिक नीड है सभी को समान रूप से सभी को मौका मिले और सभी नीड्स अपनी पूरा पाए, इसी को इक्विटी कहते हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब था कि आप चेंज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को आप चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं सोशल आउटलुक भी चेंज होगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सेल्फ रिलायंस का मतलब था कि हमें अपनी डिपेंडेंसी को कम करना था, क्योंकि फॉरेन डिपेंडेंसी हमारी कहीं ना कहीं अगर बढ़ती तो हम उसको सेल्फ रिलायंस के द्वारा यानी हम उसे अपने ही देश के अंदर प्रोडक्शन करें ताकि इन चीजों को हमें दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। तो आइए इसको चारों को यानी जेम्स को एक्सप्लेन करके वर्ड टू वर्ड समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ। इसके अंदर पॉइंट है either a larger stock of productive capital, second point, or a larger size of supporting service like banking etc. Third point, increase the efficiency of productive capital and services. A good indicator of economic growth study will increase the gross domestic product, यानी जब GDP बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो गुड इंडिकेटर होता है। GDP it refer to market value of all goods and services produced in the country during a 1 year. देखिए देश की ग्रोथ करनी है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव कैपिटल को बढ़ाना था। देश की ग्रोथ के लिए ना हमारे पास फिजिकल गुड्स, प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़ना जरूरी है और उसके बाद सपोर्टिंग सर्विस होती है, बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। तभी आप देश की ग्रोथ कर पाएंगे, प्रोडक्शन की ग्रोथ कर पाएंगे और इन चीजों। और इस ग्रोथ का पता कैसे चलता है? जब हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है तो समझ लें हमारी ग्रोथ हो रही है। जीडीपी का मतलब एक तरह से साइज ऑफ इनकम होता है, अगर वो बढ़ रही है तो समझ लो आपके देश की इनकम बढ़ रही है। सेकंड पॉइंट है इक्विटी। इट इज द इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक prosperity are avoided by all sections of economy. Second point, according to equity, every Indian should be able to meet his or her basic need, food, house, education and health, and inequality in the distribution of wealth should be reduced. In short, equity aims to raise the standard of living all the people और promote social justice. इक्विटी का मतलब होता है हमारे देश के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं उन सभी को बेसिक नीड का फायदा मिले, चाहे वो फूड हो, हाउसिंग हो, क्लोथिंग हो, एम्प्लॉयमेंट हो। ये इंश्योर करे कि इक्विटी पूरी तरह से यानी सभी को बराबर मिले, कम ज्यादा नहीं मिले। आप ऐसे समझ लें, तो होता है इक्विटी और एक होता है इक्विलिटी। इक्विलिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है? देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास 4 बच्चे हैं और मेरे पास 20 टॉफी हैं तो मैंने क्या करा, वो 4 टॉफी मैंने सभी बच्चों को दे दी, तो इसका मतलब ये इक्विलिटी है। लेकिन अगर मैं ये देखूंगा किसकी ज्यादा जरूरत है और किसी की कम जरूरत है और उस हिसाब से अगर सपोज पहले वाले बच्चे को 4 टॉफी की बजाय 6 टॉफी चाहिए लेकिन तीसरे बच्चे को उतनी टॉफी नहीं चाहिए, तो अगर मैं उस तरीके से अगर ट्रॉफी का डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो वो होता है इक्विटी। तो आप समझ रहे हैं, जरूरत के हिसाब से चीजें प्रोवाइड कराई जाए, ये नहीं सब में इक्वल, क्योंकि समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनको जरूरत नहीं है। तो हमारे सामने ये चैलेंजिंग था, इस चैलेंज को हम कैसे पूरा करें कि बराबर और सेक्शन को सारी नीड्स मिल सके, और ये इंश्योर करना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए चैलेंज था, ड्यूटी थी और उनका, क्योंकि लोगों का राइट था ये सारी चीजें उनकी पूरी हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉडर्नाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट है एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। Modernization aims to increase the production of goods and services through use of new technology. For example, a factory can increase the output by using advanced machine. Second point, change in social outlook. Modernization also requires change in social outlook like women empowerment, providing equal right to women, etc. देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि आजादी से पहले हमारी बहुत बुरी दशा हो गई थी और हमें अपनी कंट्री का डेवलपमेंट बहुत जल्दी से करना था और सही तरीके से करना था, तो उसके अंदर हमने एडवांस टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी। वो हो सकता है हमारी डिपेंडेंसी उसके लिए फॉरेन पे रही हो, हम फॉरेन से एडवांस टेक्नोलॉजी आई और हमने कोशिश की उस टेक्नोलॉजी से हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाएं। इसके साथ साथ ये भी एक देखने की कोशिश की गई कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी से साथ साथ सोशल आउटलुक भी चेंज हो। सोशल आउटलुक का चेंज होता है क्योंकि हमें आजादी से पहले देखा जाता था कि मैन और वुमेन में बहुत डिफरेंस होता था, कहीं ना कहीं इसलिए सोशल आउटलुक में चेंज किया गया कि वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान दिया गया और पुरुषों के समान उनको राइट दिए गए ताकि देश को और ज्यादा से ज्यादा बेहतर स्थिति में डेवलप किया जाए। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मीन्स ओवरकमिंग द नीड ऑफ फॉरेन असिस्टेंस टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। द 5 ईयर प्लान स्ट्रेस आउट ऑन द यूज ऑफ आउन रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज।
द पॉलिसी ऑफ सेल्फ-रिलायंस वाज नेसेसरी टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी, स्पेशली फॉर फूड के लिए था, क्योंकि हम फूड पे बहुत ज्यादा डिपेंड थे। एंड सेकंड पॉइंट, अवॉइड द फॉरेन इंटरफेरेंस, यानी जो हम टेक्नोलॉजी बाहर से मंगाते थे उसमें हमारी इंटरफेरेंस कम हो। देखिए, कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी पर या फॉरेन पे हमने बहुत चीजें थी, क्योंकि हमारे देश में जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो बहुत कमजोर था, और हमें अपने बेसिक स्ट्रक्चर को कमजोर को इंप्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं फॉरेन से चीजें अडॉप्ट की जाती थी, जैसे मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना था कि हमें फॉरेन की डिपेंडेंसी को कम करना था, स्पेशली फॉर फूड, क्योंकि हम पहले हमने पढ़ा था कि 85% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अमाउंट फूड का बाहर से इंपोर्ट करते थे। तो ये डिपेंडेंसी को कम करना था, और साथ में हमने अपने बेसिक स्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रांग करना था, ताकि हम आने वाले समय में और भी स्ट्रांग हो पाए। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पर्टिकुलर सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये तीनों टॉपिक आप देखने को मिलेंगे आपको। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।